नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की खट्टी मीठी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपना साप्ताहिक बुलेटिन लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। जरूरत मुझे पैसों की है, जबकि लोग मुझे सलाह दे रहे हैं। ड्रामा क्वीन के नाम से फेमस राखी सावंत का ये डायलॉग पिछले दिनों खूब वायरल हुआ। तो राखी की ही तरह जरूरत और हासिल के बीच का ये गैप इस हफ्ते उत्तराखंड में भी देखने को मिला। ये मौका था उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होने का। बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता पर करीब 750 पेज की अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रविवार को आनन फानन में कैबिनेट बुलाकर समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने पर भी मुहर लग गई। इधर 11 बजे कमेटी ने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपी। उधर वो चंद घंटे बाद ही दिल्ली में मीडिया के सामने अपना संकल्प दोहराते नजर आए कि हमने अपना दावा जो किया था वो पूरा कर दिया है। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक कमेटी ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल करने, बहुविवाह यानी पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री पर रोक लगाने, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने, पुरुष और महिला के लिए तलाक के आधार एक समान करने और लिव इन रिलेशनशिप की जानकारी सार्वजनिक किए जाने जैसी सिफारिशें की हैं। देखा जाए तो उत्तराखंड की 85% आबादी के लिए लिव इन रिलेशनशिप वाली संस्तुति के अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं है। उत्तराखंड का बहुसंख्यक समाज तो बाकी शर्तों को पहले से ही पूरा करता है। मसलन हमारे यहाँ लड़कियों की शादी अमूमन 18 साल के बाद ही होती है और इससे कम उम्र की लड़कियों की शादी करवाना पहले से ही एक दंडनीय अपराध रहा है। दूसरा विवाह यानी पॉलीगैमी भी पहले से ही आईपीसी के तहत एक दंडनीय अपराध है और जिन जनजातियों में ये प्रथा आज भी प्रचलित है उन्हें अब भी यूसीसी से पूरी तरह बाहर रखने की सिफारिश की गई है। लिहाजा इस पहलू पर भी यूसीसी का धरातल पर कोई ठोस असर होता दिखाई नहीं देता। इसी तरह शादी रजिस्ट्रेशन की पहले से ही अनिवार्य शर्त है। जन सुनवाइयों के दौरान कई महिला संगठनों ने कमेटी के सामने लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र एक बराबर यानी 21 साल करने की पुरजोर मांग की थी ताकि लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, लेकिन इस ऐतिहासिक संकल्प में उनकी आवाज भी अनसुनी कर दी गई। तो फिर सवाल यह है कि देश में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाले राज्य के लोगों को इससे हासिल क्या हुआ, और जब कुछ हासिल ही नहीं हुआ तो फिर धाकड़ सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के मायने क्या हुए? सिर्फ यही राजनीतिक संदेश देना कि और कुछ हो ना हो, जुम्मन तो लगातार टाइट हो रहा है, या फिर ये भी कि वाह वाह, जोरदार, गजब और शानदार के प्रायोजित शोर के बीच असल मुद्दों को करीने से दबाने का एक कैलकुलेटेड प्रयास हो? बेरोजगारी, मूल निवास, भू कानून, महिला सुरक्षा और लगातार पीछे खिसकते भर्ती परीक्षाओं के परिणाम, ये असल मुद्दे हैं जिसके लिए जनता बीते कुछ समय से रह रहकर सड़कों पर उतर रही है। इस सारी पर्देदारी को समझने वाले चंद लोग इसीलिए राखी सावंत की तरह बेबसी में कह रहे हैं कि जरूरत हमें भू कानून की थी, अपनी परीक्षाओं के परिणामों की थी, नई भर्ती की घोषणाओं की थी, जबकि सरकार ने हमें यूसीसी थमा दिया। इसलिए थैंक्स फॉर नथिंग धामी जी। वैसे यूसीसी का आइडिया बुरा नहीं है। बिना द्वेष की भावना रखे और सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हुए अगर इसे पूरे देश में लागू किया जाए तो ये एक प्रगतिशील कदम ही है। लेकिन उत्तराखंड की जनता खुद ये सोचे कि इस प्रदेश में यूसीसी लागू होने से क्या उनके जीवन में सच में कोई परिवर्तन आने वाला है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि सत्ता के बजाय ढोल पर मदमस्त होकर नाचना बिल्कुल वैसा ही है जैसे घंटों इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करते रहना, जो करते हुए इंसान इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे एहसास भी नहीं होता कि उसके दिन के कितने घंटे यूं ही बर्बाद हो गए और अंततः उसका हासिल कुछ भी नहीं रहा। वैसे ही जैसे इन दिनों लद्दाख की जनता को लग रहा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के साथ ही जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उनका खुश होना लाजमी भी था क्योंकि उनकी दशकों पुरानी मांग पूरी हो रही थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि लद्दाख में उसके इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बीते हफ्ते करीब 20,000 लोग लेह में प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। उनके नेता सोनम वांगचुक इस बीच ये तक कहने को मजबूर हुए कि इससे बेहतर तो वे लोग कश्मीर में थे और अगर स्थिति नहीं सुधारी गई तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि लद्दाख में भी कश्मीर की तरह आतंकवाद पैदा हो सकता है। उत्तराखंड के लिए लद्दाख का यह आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उसी तरह शेड्यूल 6 की मांग कर रहे हैं जिस तरह यहां भू कानून की मांग हो रही है। बल्कि 2 दिन पहले लेह में हुए प्रदर्शन में तो सोनम वांगचुक ने उत्तराखंड का ही उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि कहीं लद्दाख की स्थिति उत्तराखंड जैसी दयनीय और भयावह ना हो जाए। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तराखंड की स्थिति पहले ही किस कदर बिगड़ चुकी है। बहरहाल
भाजपा की ओर से राम मंदिर के बाद समान नागरिक संहिता का भी दांव चले जाने से उत्तराखंड में विपक्ष भले ही पस्त नजर आ रहा हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा को लगता है कि जैसे अब भी कुछ कमी सी रह गई है। इसीलिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सरकार इन दिनों जगह जगह कौथिग, थौल और रोड शो आयोजित कर रही है। इसमें सीएम साहब कहीं लूण पीसते नजर आ रहे हैं तो कहीं जंदरी पलियाते हुए दिखते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ न कुछ रंग में भंग डालने वाले काम हो ही जाते हैं। एक्स्ट्रा कवर के पिछले अंक में हमने आपको रुद्रप्रयाग में आयोजित कौथिग में आई महिलाओं की नाराजगी की तस्वीरें दिखाई थी। इस बार पौड़ी में तो और भी गजब हो गया। हर काम को ऐतिहासिक अंदाज में पूरा करने वाली सरकार को सीएम के रोड शो में भीड़ जुटाने के लिए जिले भर के सरकारी कर्मचारियों को पौड़ी पहुंचने का हुक्म जारी करना पड़ा। पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने आदेश जारी किए कि इस दिन सभी कर्मचारियों की हाजिरी सभा स्थल पर ही लगेगी। इस तरह प्रशासन और पन्ना प्रमुख की भूमिका आपस में गड्ढ-मड्ढ होती नजर आई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सीएम की रैली में भीड़ जुटाने के लिए प्राइवेट टैक्सी और बस ऑपरेटर तक को विवश किया गया। उन्हें कहा गया कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है तो पहले रैली में अपनी सेवाएं दीजिए। बहरहाल डीएम साहब के प्रयासों से जुटी भीड़ के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी इस शनिवार को पौड़ी शहर की सड़कों पर रोड शो करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने खुली जीप से कभी हाथ हिलाया तो कभी पब्लिक पर फूल बरसाए। सरकारी हुक्मनामे से जुटाई गई भीड़ के बीच ये शक्ति प्रदर्शन ऐसा ही था जैसे टीवी कॉमेडी शो में हंसी का बैकग्राउंड से म्यूजिक बजाया जाता है। वाह क्या सीन है। लाइट, कैमरा और एक्शन पर सिर्फ मुमकिन जी का ही अधिकार थोड़े है। उनसे प्रेरणा लेकर बाकी लोग भी तो उनके नक्शे कदम पर चल ही सकते हैं। वैसे अंदर की बात यह भी है कि अपने मोदी जी को खुद के अलावा बाकी लोगों का ऐसा करना ज़्यादा पसंद नहीं आता। उन्हें किसी भी तरह का कंपटीशन पसंद नहीं है। याद है कुछ समय पहले भाजपा में अनौपचारिक तौर से लेकिन पूरी सख्ताई से ये मैसेज सर्कुलेट करवाया गया था कि कोई भी व्यक्ति वो हाफ स्लीव कुर्ते नहीं पहनेगा जो मोदी जी पहनते हैं। इसलिए धामी जी के शुभ चिंतक उनके सामने भले ही खुलकर ये न कह पाएं, लेकिन दबी जुबान में ये फसक कर रहे हैं कि कहीं ये दांव उल्टा ना पड़ जाए। धामी जी की इंस्टा रील अगर मोदी जी की रील से ज़्यादा वायरल हो गई तो उनका इनसिक्योर हो जाना तो बनता है। आफ्टर ऑल मोदी जी लव्स मोदी जी, यू नो। गुजरे हफ्ते की एक और चर्चित खबर प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ताजपोशी के रूप में रही। बतौर मुख्य सचिव अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने समान नागरिक संहिता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में गिनाया है। इससे संकेत मिलते हैं कि पन्ना प्रमुख इफेक्ट शासन के शीर्ष तक पहुंच चुका है। राधा रतूड़ी की छवि आमतौर पर ईमानदार और सादगी पसंद अधिकारी की रही है, जो गाहे बगाहे मांगल भी गाती नजर आती हैं। लेकिन इतिहास की देवी प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान को इन निजी गुणों से नहीं बल्कि उनके आउटपुट से आंकेगी। बेहतर होगा कि वो प्रशासनिक अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस पर फोकस करें और समान नागरिक संहिता को सियासत पर छोड़ दें। गम और भी हैं दिल लगाने के सिवा। नई चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी चाहें तो मुंबई में बने उत्तराखंड सदन का भी हाल ले सकती हैं। हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार पूरे 40 करोड़ रुपए की लागत से महज 4 साल पहले बने इस भवन में अब जगह जगह दरारें आ चुकी हैं। कई जगह से फर्श की टाइलें चटक रही हैं, बिल्डिंग के पिल्लर जर्जर हो रहे हैं और दीवारें जगह जगह से दरक रही हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने किया है, जिसने गैरसैंण में विधानसभा भवन और अन्य बिल्डिंगें बनाई हैं। इसका ठेका हरीश रावत सरकार के समय हुआ था, जबकि उद्घाटन त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में उद्घाटन के तत्काल बाद ही इस बिल्डिंग में दरारें नजर आने लगी थी। तब से लगातार मरम्मत का काम चल रहा है। एक बार आईआईटी मुंबई और एक बार बीजीटीआई से इसकी जांच भी कराई जा चुकी है, लेकिन जांच रिपोर्ट देहरादून में सचिवालय में डंप हो जाती है। इसलिए पता नहीं चल पाता कि उत्तराखंड भवन के इस हाल के लिए हरदा कितने जिम्मेदार हैं और तिरदा कितने कसूरवार। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुंबई के इस उत्तराखंड सदन का हाल बिल्कुल उत्तराखंड जैसा ही है कि बनते ही लुटने सा लगा है। वैसे अखबार से बातचीत में सचिव राज्य संपत्ति विनोद कुमार सुमन कह रहे हैं कि अरे भाई, कार्यदायी संस्था को नोटिस भेज तो रहे हैं। मैडम राधा रतूड़ी जी चाहें तो बीते 1 साल से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में अटके पीसीसी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी जारी करवा सकती हैं। उक्त परीक्षा के लिए साल 2020 में फॉर्म भरे गए थे। पिछले साल 23 से 26 फरवरी के बीच इसकी मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन 1 साल से इसका रिजल्ट नहीं निकला है। अब आयोग ने सूचना जारी की है कि इस समय रिजल्ट की स्क्रूटनी प्रक्रिया चल रही है और फरवरी मध्य तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके बाद इंटरव्यू शुरू होंगे, लेकिन बेरोजगारों को चिंता है कि इस बीच लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई तो रिजल्ट फिर मई जून तक अधर में लटक जाएगा। इस तरह 2020 में शुरू हुई भर्ती 2024 में भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। वैसे भी राज्य में पीसीएस परीक्षा 4 से 5 साल में एक बार होती है।
ऐसे में बेरोजगारों की चिंता समझी जा सकती है। लेकिन परेशान सिर्फ परीक्षा देने वाले ही नहीं हैं, बल्कि वो भी हैं जिनका चयन पूरा हो चुका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रेजुएट लेवल परीक्षा की अंतिम चयन संस्तुति सरकार के पास नवंबर में ही जमा कर दी थी, लेकिन इसमें से भी कई विभागों ने अब तक युवाओं को नियुक्ति नहीं दी है। बताया गया है कि सभी विभागों को इसके लिए नियुक्ति पत्र दिए जाने का समारोह करना है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसमें से कुछ विभागों ने तो समारोह आयोजित करवा दिए हैं, इस कारण यहाँ नए कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जबकि कुछ अभी लाइन में लगे हैं। इस कारण शेष चयनित युवा अभी मेरा नंबर कब आएगा की तर्ज पर टकटकी लगाए देख रहे हैं। उनके पास भी फरवरी के चंद दिन ही बचे हैं। यदि इस बीच समारोह नहीं हुआ तो नियुक्ति प्रक्रिया मई तक लटकने के आसार हैं। पर प्राथमिकता तो यूसीसी को ही मिलेगी, ये एकदम क्लियर है। इधर प्रदेश को जिस वक्त पहली महिला मुख्य सचिव और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल रही थी, तो उससे कुछ दिन पहले ही एक आईएफएस अधिकारी पर अपनी सहकर्मी के साथ शारीरिक उत्पीड़न के संगीन आरोप लग रहे थे। इस प्रकरण पर गौर करने वाली बात यह है कि पीड़ित महिला एक प्रभावशाली परिवार से आती है और अधिकारी अपने कार्यालय का एचओडी था। इस दुस्साहस ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के शारीरिक उत्पीड़न के खतरे को फिर से उजागर किया है। इस मामले में सरकारी और प्राइवेट कार्यस्थलों का माहौल कमोबेश एक जैसा ही है। महिला अपराध से जुड़ी एक और संगीन वारदात शनिवार को हल्द्वानी में हुई, जहां कार सवार लड़कों ने सरेआम एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। रामराज की कामना के बीच इन रावण रूपी घटनाओं को देखते हुए एक कवि की इन लाइनों का महत्व बढ़ रहा है कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। बीते हफ्ते क्रीम पाउडरा गाने से चर्चित हो चुकी अभिनेत्री श्वेता महारा भी सुर्खियों में रही। भू कानून पर की गई टिप्पणी को लेकर वो युवाओं के निशाने पर रही। उनके वीडियो से ऐसा लगता है कि उनकी मूल शिकायत ट्रोलिंग को लेकर थी। सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ वो सही आवाज ही उठा रही थी, लेकिन इसमें वो भू कानून का उल्लेख कर बैठी, जिस कारण ये पूरा विवाद पैदा हुआ। वैसे ये प्रसंग श्वेता महारा जितना ही गैर जरूरी उन लोगों के लिए भी है जो इससे आहत महसूस कर रहे हैं। बात फिर वही है कि हम हर सेलिब्रिटी को बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व क्यों मान लेते हैं कि उन्हें खुद अपना नेतृत्व सौंपने को उतावले हो जाते हैं। श्वेता की तुलना नरेंद्र सिंह नेगी, हीरा सिंह राणा या गिरीश तिवारी गिरदा से हरगिज संभव नहीं है और वो खुद भी एक वीडियो में इस तुलना को अन्याय बता चुकी हैं। किसी भी आंदोलन में सेलिब्रिटी का जुड़ाव उस आंदोलन को जनमानस तक तो पहुंचाता है, लेकिन आंदोलन को आगे ले जाने के लिए एक ऑर्गेनिक नेतृत्व की ही जरूरत होती है, जो जन आंदोलनों से ही पैदा होता है। इस मामले में आंदोलन का वर्तमान नेतृत्व ठीक ही काम कर रहा है, इसलिए सेलिब्रिटी की बातों को छोड़िए और आंदोलन के मूल नेतृत्व को गौर से सुनिए। सफलता इंस्टा रील से नहीं बल्कि जन आंदोलनों से ही मिलेगी। निराश करने वाली खबरों के बीच इस हफ्ते एक अच्छी खबर कुमाऊनी लोक गायिका कमला देवी को कोक स्टूडियो भारत के सीजन 2 का निमंत्रण मिलने के रूप में आई। कमला देवी इस चर्चित शो में देश विदेश के कलाकारों के बीच पहाड़ के लोक संगीत, जागर, राजुला मालुशाही, हुड़की बॉल, पतरौल गीत, झोझा चांचरी, छपेली, भगनौल, शगुन गीत जैसी विधा की प्रस्तुति देंगी। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील स्थित लखनी गांव की रहने वाली कमला देवी महज 15 साल की उम्र से लोक गायन कर रही हैं। कमला देवी के अलावा इस बार दिग्विजय सिंह परियार भी कोक स्टूडियो में गाएंगे, जो अपने गीत रुपसा के लिए काफ़ी चर्चित रहे हैं। कोक स्टूडियो एक लाइव म्यूजिक शो है जो दुनिया भर के कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। उम्मीद है कि कोक स्टूडियो इन कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाएगा। गुड न्यूज़ के क्रम में एक खबर ये भी है कि क्रिएटिव उत्तराखंड कुमाऊनी आर्काइव टीम की ओर से 9 से 11 फरवरी के बीच हल्द्वानी के एचएन इंटर कॉलेज में किताब कौतिक का आयोजन किया जा रहा है। किताब कौतिक इससे पहले भी कुमाऊं के कई शहरों में आयोजित किया जा चुका है। आयोजकों के मुताबिक हल्द्वानी किताब कौतिक में 70 प्रकाशकों की 75,000 से ज़्यादा किताबें उपलब्ध होंगी। एक ऐसे दौर में जब बौद्धिक विमर्श का उपहास उड़ाया जा रहा हो, क्रिएटिव उत्तराखंड कुमाऊनी आर्काइव टीम के प्रयास को सराहा जाना चाहिए। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। अपनी प्रतिक्रिया भेजने के साथ ही अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबरें हों तो हमें इस मेल आईडी पर लिख भेजें। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं कमला देवी की सुरीली आवाज़ के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सिमनिया पहलाज, नमस्कार।